आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 और मैं हूं मनीष कुमार। हम आपको आज फणीश्वर नाथ रेणु की धरती, जिनके साहित्य ने पूरी दुनिया में एक अपनी पहचान बनाई और आज रेणु माटी का नाम पूरी दुनिया में गर्व के साथ लिया जाता है। कहते हैं कि उनके द्वारा जो बीज बोया गया था साहित्य के क्षेत्र में, आज वह बीज कई वर्षों के बाद हमारे इस अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखंड के परवाहा पंचायत में वह बीज अंकुरित हुआ है एक नए साहित्यकार के रूप में, जिन्होंने अपनी रचनाओं से अररिया जिला के लोगों का नहीं वरन बिहार राज्य के दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। आज हम आपको एक ऐसे युवा साहित्यकार से परिचय कराने जा रहे हैं, उम्र के इस पायदान पर जहां लोग शिक्षा को आधार बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं, और इन्होंने साहित्य को चुना। क्यों चुना? क्या साहित्य पैसों का आधार हो सकता है? आइए मिलते हैं हम इस युवा लेखक से। क्या परिचय हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम गौतम केसरी है। मेरी पहली प्राथमिक पढ़ाई, मेरी मैट्रिक की पढ़ाई मध्य विद्यालय हरिजन स्कूल से हुई थी और मैंने 12th रामलाल उच्च विद्यालय से किया था और मैंने ग्रेजुएशन फाइनल हिस्ट्री ऑनर्स में पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से किया है। मैं लेखनी के क्षेत्र में 3-4 सालों से मैं लिख रहा हूँ। मैंने अभी तक अपनी 3 पुस्तकों का लेखन किया है। मैं लिखता हूँ बचपन से ही, लेकिन तभी ऐसा नहीं था जो मुझे लिखकर मुझे किताब ही लिखनी है या मुझे इस चीज़ में आगे जाना है। मतलब खुद के हॉबीज़ के लिए मैं लिखता रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसमें अच्छा होता गया। मैंने लिखनी को और आगे बढ़ाया। गौतम जी, एक सवाल है हमारा। हाँ, युवा और युवतियाँ शिक्षा को आधार मतलब पैसा के रूप में देखते हैं। जहाँ पैसा है वैसी शिक्षा हासिल की जाए, और अक्सर हमने देखा है कि साहित्यकार और जो लेखक होते हैं वो प्रायः गरीब होते हैं। क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जब पूर्व में लेखक और कवि गरीब हुआ करते थे, लेखनी से लिखते थे, अच्छी अच्छी कविता लिखते थे, अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखते थे जो समाजों का मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती थी, और वो गरीब हुआ करते थे? और आज के युग में तो कहा जाता है कि पैसा बोलता है, और फिर भी आपने साहित्य को क्यों चुन लिया? इसका मतलब यह था, वो तो आपने सही कहा, वो गरीब हुआ करते हैं, लेकिन उसका मान सम्मान आज उसके ना होने पर भी उन्हें पूरी दुनिया याद करती है, पूरा विश्व उनके नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ों को मैंने ज़्यादा महत्व दिया। मतलब कोई भी ऐसा काम हो जिनमें सिर्फ पैसे को प्राथमिकता नहीं दिया जा सकता है। कुछ अपनी इच्छाएं होती है, समाज के लिए कार्य होता है, देश के लिए कार्य होता है, तो उन चीज़ों को भी ज़्यादा प्राथमिकताएं देनी चाहिए, तब हमारा देश आगे बढ़ सकता है। साहित्य लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे मिली? ये मुझे थोड़ी थोड़ी कविताएं जब मैं किसी की सुनता था, या जैसे हरिओम पवार भी और भी बहुत सारे कवि होते थे, तो मुझे लिखने की इच्छा बचपन से लगती थी। मैं लिख सकता हूँ कुछ भी, तो मैं धीरे धीरे लिखता था। मैं अपने दोस्तों को दिखाता था तो वो बोलते थे, नहीं बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत अच्छा लिखते हो तुम। आप किस तरह की कविताओं को लिखने में रुचि रखते? श्रृंगार रस की कविता या फिर भक्ति रस की कविता या वीर रस की कविता? पहले तो मैं सभी रस पे लिखता था, मुझे जो अच्छा लगता था, जैसे श्रृंगार रस हुआ या वीर रस। लेकिन मेरे कुछ अच्छे दोस्त जो थे वो बताते थे, तुम वीर रस अच्छा लिख लेते हो तो तुम वीर रस को ही लिखा करो। आपने वीर रस की कई कविताएं लिखी होंगी, उनमें से कोई एक पसंदीदा कविता की कुछ 4 लाइनें अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाते, हाँ, तो इनसे वो थोड़े प्रेरित होते और लगता कि आपकी कविताएं क्या बोलती हैं, आपकी लेखनी क्या बोलती है। आज से कुछ समय पहले पुलवामा अटैक हुआ था, तो हमारे बहुत से जवान शहीद हो गए थे। इन बातों से मुझे बहुत दुखी हुआ था। मुझे लगा जब इस पर कुछ लिखनी चाहिए, तो मैंने लिखा था। वह समय वैलेंटाइन डे का भी समय था, 14 फरवरी। तब मैंने ये लिखा था, वैलेंटाइन वालों कुछ तो याद रहा होगा, 40 जवान शहीदों की जहन में कुछ तो बात रहा होगा। दर्द में रो रहा था भारत, तेरे दिल में कुछ तो चिंगारी जली होगी। जैसे मोहम्मद की हंसी पर आग तो दिल में लगी होगी। इतनी शहादत देख कर गगन बोल गया होगा, जमी फट गई होगी, इंद्र का सिंहासन डोल गया होगा। कब तक गद्दारों की गद्दारी का अंजाम उठाना पड़ेगा, सागर सी लहरों जितना दर्द उठाना पड़ेगा। अब अहिंसा का भाषा छोड़ो, संशय जैसा बात करो तुम। गीदड़ की झुंड है वो, शेरों सा खौफ भरो तुम। जो नक्शे में सोते हैं निशा मिटा दो इतना, आत्मा भी रूह तक कांपे इतना कब्र बना दो इनका, फिर इतिहास दर्द न झेले ऐसे वजीरों की। वैलेंटाइन वालों कुछ तो याद रहा होगा, 40 जवान शहीदों की जहन में कुछ तो बात रहा होगा। वाह, ये कविताएं आपके वीर रस की कविताएं थी, और सचमुच ये कविताएं, जो कि कहा जाता है कि लेखक की जो लेखनी होती है वो
दिमाग की उपज नहीं होती, वो दिल की उपज होती है। तो आप अपने समाज को बदलने के लिए आपने अपने साहित्य में कितना स्थान दिया है? आपने सही कहा, साहित्य समाज का दर्पण होता है। इसी के लिए मैंने एक पुस्तक लिखी थी, दर्पण एक सच, मतलब समाज का आईना। मैंने उन पुस्तकों में सिर्फ समाज के बारे में दर्शाया है, जिसमें किसान, विज्ञान, मतलब जो चीज़ मैं देख सकता हूँ, या वनस्पति से लेकर हर चीज़, जो गरीबी से लेकर भूखमरी तक, मैंने हर कविता इसमें लिखी है, दर्पण एक। बिल्कुल। दूसरी बात, कवि गौतम बाबू, आपसे मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको आज लाखों युवा दर्शक हमारे देख रहे होंगे जो हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, और मैं समय समय पर उनको हमारे इस क्षेत्र ही नहीं वरन बिहार की धरती पर मैं उभरते हुए युवा सितारों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं, मैं कोशिश करता हूं। तो आज के ऐसे युवा जो कहीं ना कहीं साहित्य को इग्नोर कर रहे हैं, साहित्य को मिस कर रहे हैं, या फिर साहित्य को वो अपने कैरियर का साधन नहीं समझ रहे हैं, उनको लगता है कि साहित्य लिखने से, मैंने पहले कहा कि हर इंसान के अंदर एक लेखक है, कोई उकेर पाता है, कोई दबा लेता है। तो लोग उकेरना इसलिए नहीं चाहते कि उनको लगता है कि साहित्य कहीं ना कहीं मेरे लिए, मेरे जीवन यापन का साधन नहीं हो सकता है। क्या ये सच है? क्या साहित्य जीवन यापन का साधन नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से लेके चलेंगे तो आपका नाम सम्मान ही बढ़ाएगा। आप साहित्य को लेकर चलेंगे, अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से लिखा जा सकता है, जिसे मतलब पढ़ के लोग गौरवान्वित हो गए। अगर वो कुछ पढ़ेंगे तो उसके जीवन में बदलाव आ जाएगा। तो आप उस तरह से लेकर चलेंगे तो वो आपके क्या वरन पूरे समाज का एक हिस्सा बन जाएगा। आज के आप जो युवक युवतियां हैं, जो उनके माता पिता हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, साहित्य या उनके बच्चे जो भी कला के क्षेत्र में हो या किसी और भी कार्य में जो मतलब वो अच्छा कर सकते हैं, उन्हें उन चीज़ों में देना चाहिए। माता पिता का यह दबाव नहीं होना चाहिए जो मुझे बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है, इंजीनियर बनाना है या कुछ और भी करवाना। अगर उनके बच्चे को पढ़ा लिखा कर वो उसको जो करना होगा वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। एक सही दिशा मिलनी चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। अब तक आपने कितनी पुस्तकें लिखी हैं? मैंने अभी तक 3 पुस्तकों का लेखन किया है। आपकी पहली पुस्तक क्या थी? दर्पण एक सच। ये गौतम बाबू की पहली पुस्तक थी जिनको इन्होंने लिखा है। मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को अक्सर वैसी शिक्षा देना पसंद करते हैं जिनमें हमको यह लगता है कि यह हमारे बच्चों के लिए पैसों का स्रोत हो सकता है। लेकिन साहित्य एक ऐसा क्षेत्र है दुनिया का, कहा जाता है अगर इंसान के अंदर में नैतिक गुण ना हो तो इंसान होना बेकार है। और बहुत बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक हुए थे अरस्तु जी, उन्होंने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर हमारे अंदर में सामाजिकता का गुण ना हो तो हमारा मनुष्य होना बेकार होता है, और साहित्य हमारे अंदर में सामाजिकता के गुण को लाता है। गौतम बाबू, आपकी दूसरी पुस्तक कौन सी थी? मेरी दूसरी पुस्तक नवदीप थी। ये पुस्तक अगर कोई खरीदना चाहे या पढ़ना चाहे तो कैसे उनको प्राप्त होगा? वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं इस पुस्तक को। जी। और पुस्तकालय या वो जो क्या बोलते हैं बुक डिपो होता है, उस सब में प्राप्त हो सकती है, मिल सकती है? नहीं, बस अभी उतना माध्यम वहाँ तक नहीं पहुँचा है। मैं इन चीज़ों का ही प्रयास कर रहा हूँ कि मेरी पुस्तक आगे तक जाए ताकि इसका सभी लाभ उठा सके। मैं इन चीज़ों का। आपकी तीसरी पुस्तक कौन सी थी? ये मेरी तीसरी पुस्तक 4 दिवस की बेला। इनमें मैंने उन महापुरुषों की कविताएँ लिखी है। मैंने जैसे प्रेमचंद और भी बहुत सारे कवि है, प्रेमचंद तो लेखक है, और भी बहुत सारे जो कवि है उन पर कविताएँ है मेरी। मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर लेखक को सामाजिक विद्वस्तता का भी सामना करना पड़ता है। हो सकता है कभी आपके जीवन में भी ऐसी परेशानियां आ जाए, जो कि साहित्य समाज का दर्पण है। आप समाज की समस्याओं को अपने पुस्तकों में जगह देंगे तो आपको इस द्वैतता का सामना करना पड़ सकता है। क्या उसके लिए आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार है। अगर हम अपनी लेखनी से कुछ अगर सही लिखते हैं तो उन पे मुझे खड़ा उतरना पड़ेगा। अगर हम कुछ गलत लिखते हैं तो उनके लिए जो प्रावधान है, जो चीज़ भुगतना पड़ेगा वो मुझे भुगतना पड़ेगा। तो अगर किसी तरह की भी द्वेषता का भाव होता है तो उस पर मुझे खड़ा उतरना पड़ेगा। और कभी आपको ये गरीबी अखरती तो नहीं है? बिल्कुल अखरती है, लेकिन इन चीज़ों को नकारा नहीं जा सकता है। मुझे ये मतलब एक ऐसा समस्या है जिनसे लड़ना है, आगे बढ़ना है। तो अभी मैं आपका परिचय करा रहा था इस युवा साहित्यकार से जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से पूरे बिहार में अपने लेखन कला का परिचय दिया है।
और गौतम जी से जानना चाहता हूं कि आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में आपके माता पिता का कितना योगदान है? मेरे माता पिता का बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि वो मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं। खास करके मेरे मम्मी पापा, उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, तुम जो कर रहे हो उसमें मेरा हमेशा सपोर्ट रहेगा। कभी ऐसा तो नहीं कहते कि इस चीज़ को लिखने से पैसे नहीं मिलेंगे तो अपनी भविष्य में अपने पत्नी बाल बच्चों को तुम क्या खिलाओगे, कैसे खिलाओगे? नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने मुझे हमेशा आगे दिशा दिया, कहा आज कुछ नहीं हो सकता तो कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ रखा होगा जो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तुम अपने कर्म को बस करते रहो। जी बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही अभिभावक के कारण हमारे समाज में ऐसे युवा लेखक का जन्म होता है। मैं ऋणी हूँ इस माता पिता का कि आज के इस अर्थ युग में अपने पुत्र को साहित्यकार होने की ओर प्रेरित करते हैं, उनको ऊर्जा देते हैं कि बेटा जो तुम कर रहे हो वो सही है, आज नहीं तो कल इसका फल इस समाज के लोगों को मिलेगा। और कहते हैं कि हम समाज में पलते बढ़ते हैं और हमारा धर्म बनता है कि हम जाते जाते समाज को क्या देकर जा रहे हैं, और एक दिन यह इतिहास साक्षी होगा। कहा जाता है कि आया है सो जाना पड़ेगा, कहते ना आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधई जंजीर। इस संसार में आने वाले हर एक लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, और जब अर्थी निकलेगी साहित्यकारों की तो यही समाज के लोग कहेंगे कोई था और चला गया, समाज का नव निर्माण कर चला गया। आप देख पब्लिक न्यूज़ 24, मैं हूं मनीष कुमार। पुनः नमस्कार और प्रणाम।